हम लोग बेरोजगारी का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें छिपी बेरोजगारी लास्ट में देखा था। और उसमें ये होता है कि सीमांत उत्पादन किसको कहते हैं? हाँ बताइए। बैठे बैठे बैठे। उत्पादकता मतलब कुल उत्पादन में उत्पादकता अलग चीज होती है। उत्पादकता का मतलब तो ये होता है कि पर हेक्टेयर कितना उत्पादन होता है, उसको उत्पादकता कहते हैं। प्रति यूनिट देखी जाती है। जैसे हमारे देश में एक मतलब एनिमल कितना दूध दे सकता है, ये एक से देखा जाता है उत्पादकता। एक आदमी एक घंटे में कितना पढ़ाता है, इस तरह से। उत्पादक उत्पादकता अलग चीज है और उत्पादन अलग चीज है, समझ गए आप? तो हम श्रम रोजगार को बारूद से श्रम रोजगार को एक इकाई से बदलते हैं कहीं पर भी। तो जितना भी उत्पादन पहले हो रहा होता है उसमें कितना बदलाव हुआ, उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं, श्रम का। ये बदलाव आप श्रमिक को लगाकर भी कर सकते हो और ये बदलाव हटाकर भी कर सकते हो। परिवर्तन है, जैसे 10 लेबर अगर थोड़ी सी बढ़ाना होगा, 10 लेबर अगर 100 के बराबर उत्पादन कर रहे हैं, 100 के बराबर, और 10 में से एक को हटा दो, फिर 9 रह जाएंगे। तो एक को हटाने से उत्पादन कितना कम हो जाता है, समझ गए आप? मान लो उत्पादन 91 रह जाता है, 100 की जगह 91 रह जाता है। तो जिसको हटाया उसकी जो उत्पादकता है वो कितनी होगी? 9 के बराबर। और सीमांत, एक शब्द पे ध्यान दो आप, सीमा के अंत पर कौन है? वो है सीमांत। सीमा के अंत पर। अब 10 लेबर है तो सीमा के अंत पर कौन सा लेबर है? 10वां। 1 से 10 के बीच में सीमा पे कौन है? 10वां है। तो सीमांत के ऊपर जो आदमी है उसका उत्पादन कितना है, या तो उसको हटा लो आप वहाँ से, 10 के सीमांत पे देखना है तो 10वां हटाओ, तो कितना चेंज होगा। और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि 10 की जगह 11 कर दो, तो 11वां सीमांत हो जाएगा। फिर तो 10 कितना कर रहे थे और 11 कितना कर रहे थे, तो 11वें का आपको पता लग जाएगा। जब एक लगाओगे तो सीमांत पे 11वां हो जाएगा, और एक हटाओगे तो सीमांत पे 10वां रहेगा। ऐसे इकोनॉमिक्स में क्या है कि रोजगार जो होता है वो सीमांत उत्पादन के हिसाब से दिया जाता है, औसत उत्पादन के हिसाब से नहीं दिया जाता है। क्योंकि पिछली वाली क्लास में अगर आप ये देना, मेरे एक वो एग्जाम्पल लिखा है क्या आपने? जो मैंने न्यूमेरिकल एक बनाया था, जैसे इसमें आप सबके पास हो गई है ना। आप देखो चौथे का, पांचवे का देखो, पांचवे का सीमांत उत्पादन 0 आ रहा है, ठीक है। और कुल उत्पादन कितना है? 14, लेकिन सीमांत उत्पादन 0 है, ठीक है। अब कोई कहे कि औसत उत्पादन निकालो, तो आप औसत उत्पादन कैसे निकालोगे? जो कुल उत्पादन है उसमें श्रमिकों की संख्या का भाग लगाओगे, तो संख्या कितनी है? 5। तो 14 में 5 का भाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, है ना। मतलब यहाँ 15 होता है तो 3 आ जाता है ना औसत, लगभग मतलब 3 औसत मान लो आप। औसत उत्पादन 3 आ रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि औसत उत्पादन आपको भ्रमित कर रहा है, 3 आ रहा है कि भाई ऑन एन एवरेज एक श्रमिक 3 पैदा कर रहा है। लेकिन आप ये तो समझो कि उसमें एक श्रमिक है जो कोई योगदान ही नहीं प्ले कर रहा है, क्योंकि वो 0 है उसका। तो दूसरों के सकारात्मक उत्पादन में उसकी कमजोरी छिप रही है। तो औसत उत्पादन के आधार पर इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। इंप्लीमेंट हर एक यूनिट की योगदान को देखकर होना चाहिए। हर एक यूनिट का योगदान किसमें जाता है? सीमांत उत्पादन। इसका मतलब 5वें नंबर के आदमी की इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद छठा नंबर लेते हो आप, तो कुल उत्पादन 13 है, तो 13 में 6 का भाग लगाओगे तो औसत उत्पादन यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन छठे लेबर का तो और माइनस में है, तो माइनस होगा तो आप क्या उसमें इंप्लीमेंट दोगे? नहीं दोगे। तो इसका मतलब इंप्लीमेंट का आधार क्या होना चाहिए? सीमांत। इसीलिए हम यहाँ पे छिपी बेरोजगारी मान रहे हैं कि सीमांत उत्पादन या तो 0 हो या नेगेटिव हो, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? छिपी बेरोजगारी। और टेक्निकली विवेकशील व्यक्ति उस व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा जिसका सीमांत उत्पादन 0 हो या फिर नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि पेमेंट नहीं दे रहे हैं। विवेकशीलता का प्रश्न कब खड़ा होता है? जब आप सामने वाले को पेमेंट दे रहे हो और बदले में वो आपको कुछ नहीं दे रहा, फिर भी आप उसको लगाए हुए हो, तो लोग कहेंगे कि आप विवेकशील नहीं हो। तो पेमेंट यहाँ है नहीं, क्योंकि मैं पिछली वाली क्लास में आपको कह के गया कि ये उन खेतों में देखने को मिलता है जिसमें परिवार का श्रम काम करता है, और परिवार के श्रम को हमें देना नहीं पड़ता। हमारे मन में विचार कब आता है? आज आप फीस दे रहे हो यहाँ पे, तो आपको लगता है ना कि मुझे क्लास करनी चाहिए, मुझे टाइम पे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और यही फीस और ज़्यादा होती है। मान लो जितनी आपने दी उससे और 10 गुना ज़्यादा होती, तो आप कभी भी 1 मिनट इस क्लास में लेट नहीं होते, और कभी भी बुखार में भी आप यहाँ आ रहे होते, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने इतना फीस पे किया है इसका। अब आप निःशुल्क क्लास कर दो इसको, मतलब 0 रेट पे कर दो, तो इसकी हालत क्या होगी? कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, यही सब चलता रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी लायक नहीं है, तो भी हम क्लास आ जाएंगे। जबकि उत्पादकता 0 या नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि आपका लेवल ही नहीं है वो, फिर भी आप आके बैठे हुए हो, तो इसका क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि आपको लगा कि यार फीस तो लगी नहीं रही, फीस नहीं लग रही है तो चलो ट्राई करते हैं। आज हर कोई एमबीए में क्यों नहीं जाना चाहता है, या एकदम उनमें फीस बहुत ज़्यादा लग जाती है, प्राइवेट एमबीए करते हैं लोग, तो 20-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, नाम भी नहीं लेता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्मल पीजी होता है, जहाँ फॉर्म भरा और आपको एमए करना है, वहाँ आराम से फॉर्म भर लेते हैं और पीछे के आंसर पेपर से देख के 10 सवालों को रट के चले जाते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये हर चीज़ की कीमत होगी तो ही हम विवेक पे चल पाएंगे। सिंपल बात है। देखा जाए तो यहाँ भी विवेकशीलता का मतलब कोई 0 उत्पादन कर रहा है और 0 वेज है, तो आप उसको एम्प्लॉय कर लो, चलो यहाँ भी विवेकशीलता है। लेकिन उसके नीचे जो माइनस आ रहा है, तो कोई फ्री में भी आना चाह रहा हो कि भाई मेरे को मजदूरी मत देना और क्या मैं काम कर सकता हूँ, तो आप विवेकशील होंगे तो उसको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो आपके काम को बिगाड़ रहा है, माइनस में आ रहा है। नहीं, वो मान कुछ नहीं रहा है, आपके लिए फ्री है, लेकिन वो रोल तो माइनस का प्ले कर रहा है ना, तो आप क्या उसे नौकरी दोगे? नहीं दोगे। लेकिन हमें मालूम नहीं चल पाता है, मैं तो ये तो मैथमेटिकल में शो कर रहा हूँ स्थिति बताने के लिए। ऐसे मालूम नहीं चल पाता है गाँव के अंदर कि ये, गाँव वाले क्या सोचते हैं कि कुछ तो उत्पादन हो रहा है, ऐसे समझते हैं। उनको ये नहीं मालूम चल पाता है कि कब आप एक सीमा रेखा से आगे जा चुके हो। हमें नहीं समझ आता, आपको भी नहीं समझ आता होगा। पढ़ना चाहिए मान लो 6 घंटा 7 घंटा, जो फ्रेश माइंड से आप मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो पता लग रहा है कि 10 घंटे के बाद 11वें 12वें घंटों की कोई उत्पादकता नहीं है, क्योंकि बस कि खाली बस समय निकल रहा है, आपका माइंड उतना काम ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो थक चुका है। तो हर चीज़ में ये नियम लागू होता है, ऐसा नहीं कि ये रोजगार में लागू होता है, राइट? इस तरह से। और ये नियम खासतौर से कब लागू होता है? जब एक साधन को स्थिर कर देते हो और एक को बदलने लग जाते हो। यहाँ जमीन स्थिर है और लेबर को बदल रहे हो आप, तो लगातार उतना योगदान लेबर नहीं कर सकता है, और इसको हम कहते हैं गिरती हुई उत्पादकता का नियम। तो ये धीरे धीरे उत्पादकता डाउन होती है, लगातार कांस्टेंट स्थिर प्रकार से उत्पादकता में एडिशन नहीं होता है कभी भी। ऐसा अगर होता कि हर लेबर उतना योगदान, कांस्टेंट योगदान पूरे वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या से उत्पादन बढ़ाते चले जाते हैं। मान लो एक लेबर से 5 के बराबर बढ़ता है, तो जितने लेबर लगाओगे उसके 5 के हिसाब से उतना ही बढ़ जाएगा, कभी कमी नहीं होगा। फिर इस इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सारांश क्या है क्लास के अंदर? हर जगह पे नियम लागू होता है। आप भूखे हो, खाना खा रहे हो, तो उपयोगिता एक चपाती की जो शुरुआत में है वो ज़्यादा है,
फिर दूसरी चपाती की उपयोगिता कम है, फिर तीसरी की कम है, फिर तो एक पॉइंट आता है जहाँ मना कर देते हो कि मेरे को अब नहीं खाना। संतुलन कहते हैं इसको। संतुलन आएगा ही नहीं, फिर तो हम हमेशा खाते रहेंगे, उत्पादन करते रहेंगे। ठहराव को संतुलन कहते हैं, जहाँ पर आप ठहर जाते हो, जहाँ से विचलित होने की टेंडेंसी समाप्त हो जाती है, उसी को हम संतुलन कहते हैं। संतुलन को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। शाम मतलब एक जगह के ठहर गए, मतलब न तो इसे कम जाना है न इसे ज़्यादा जाना है, ये ठहराव कहते हैं इसको। वो ठहराव दर्शन में भी होता है, वो ठहराव इकोनॉमिक्स में भी होता है। अब मैं इसी एग्जाम्पल में आपको एक दे दूँ कि अगर मजदूरी की दर 0 हो तो इसमें संतुलन कहाँ होगा, मतलब इसी पिक्चर में इसका संतुलन होगा 5वें नंबर के लेवल पर। सीमांत उत्पादन से कंपेयर होगा, मतलब मजदूरी आप कुछ नहीं दे रहे हो तो 0 मजदूरी और 0 उत्पादन, तो 5 लेबर आप लगाओगे और यहाँ ठहर जाओगे, ये ठहराव आ गया। और इससे पहले क्या हो रहा है, देखो 5 से पहले चौथे की एक रोल है, जब तो बुलाओगे ना आप उसको, क्योंकि आप देना तो कुछ है नहीं उसको, फिर वो आया तो आपका उत्पादन और बढ़ गया एक से, फिर एक और बुलाना चाह रहे हो लेकिन अब नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ तक जाके आप रुक जाते हो, ये संतुलन हो गया। नहीं तो हटना चाहोगे, नहीं से आगे जाना चाहोगे, राइट। इस तरह से अब जो छिपी बेरोजगारी थी, नॉन फार्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर हम भारत के गाँव के अंदर छिपी बेरोजगारी के प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। 3 टाइप आप पढ़ चुके हो ना, चौथा लिखिए आप। घर्षणात्मक बेरोजगारी पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो इस पे आता नहीं है, तो लिखो आप। यह बेरोजगारी प्रत्येक राष्ट्र में हर समय देखने को मिलती है। पूर्ण विराम लगाइए, इसे चुनौतीपूर्ण नहीं माना जाता है। देखने को मिलती है प्रत्येक राष्ट्र में हर समय देखने को मिलती है। पूर्ण विराम लगाइए, इसे चुनौतीपूर्ण नहीं माना जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। यह निम्न स्थितियों में उत्पन्न होती है, यह निम्न स्थितियों में उत्पन्न होती है। देश लगाइए और पहला लिखिए। रोजगार के उपलब्ध अवसरों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होना। पर्याप्त जानकारी नहीं होना। दूसरा पॉइंट लिखिए। वर्तमान रोजगार को छोड़कर किसी नए रोजगार की तलाश करना। पूर्ण विराम लगाइए। तीसरा लिखिए। पर्याप्त जानकारी नहीं होना। दूसरा पॉइंट लिखिए। वर्तमान रोजगार को छोड़कर किसी नए रोजगार की तलाश करना। पूर्ण विराम लगाइए। तीसरा लिखिए। रीस्किलिंग। पुनर्कुशलता। रीस्किलिंग के लिए वर्तमान कार्य को छोड़ना। पूर्ण विराम लगा दें, फिर आदि लिख दें, आदि। राइट, तो ये जैसे आप इसीलिए कई बार पैराग्राफ चेंज करिए। इस बेरोजगारी को पूर्ण रोजगार, अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, पूर्ण रोजगार शब्द को अंडरलाइन करिए और इंग्लिश में लिखिए पीछे फुल एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में लिखना है फुल एम्प्लॉयमेंट। कोष्टक बंद कर दो। इस बेरोजगारी को पूर्ण रोजगार के स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी कहते हैं। अब सुनने में तो अजीब सा लगता है कि आप पूर्ण रोजगार कह रहे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट, और फिर भी बेरोजगारी है, ऐसा है। तो इकोनॉमिक्स में पूर्ण रोजगार की जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो करंट वेजेज है, सैलरीज है, चालू जो मजदूरियाँ हैं और वेतन है, उस पर अगर कोई चाहे तो, अगर जॉब मांगना चाहे तो उसको काम मिल जाता हो, ये पूर्ण रोजगार बोला जाता है। अब आप अपने आप को पेश ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो मेरी स्किलिंग के लिए जा रहा हूँ, मतलब अपने आप को और अच्छा स्किल्ड बनाने के लिए कई लोग ना ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, बीच बीच में रिफ्रेशर टाइप के कोर्स करते हैं,
आप लोगों को हाई फाई लोगों को तो आप छोड़ ही दें, ये जो हेयर ड्रेसर होते हैं ये भी 6-6 7-7 महीने के लिए मुंबई में चले जाते हैं नए हेयर कट्स को सीखने के लिए, ब्यूटी पार्लर वाले चले जाते हैं, इस तरह की जो सिंपल एक्टिविटीज है वो भी। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय दौर चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को रिस्किल करना चाहेगा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है। अब वो करंट जॉब के साथ उसे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं सीख पाएगा ठीक से, तो वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और अपना बीच में काम छोड़ दिया उसने, तो क्या इसको हम बेरोजगारी कहेंगे देखा जाए तो? अरे वो अपने मन से फैसला ले रहा है, नहीं तो। अच्छा, इकोनॉमी डायनेमिक होती है, हमेशा बदलाव इकोनॉमी में होते रहते हैं, खासतौर से जो सबसे ज़्यादा बदलने वाला आयाम है वो टेक्नोलॉजी है। आज की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्किल होना पड़ता है। तो देखो बेरोजगारी हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में पढ़ रहे हैं। ये कोई समस्या है कि कोई जा रहा है तो सरकार व्यथित हो गई कि हमारे देश में तो नौकरी की कमी हो गई, इस प्रकार की कोई व्यथा है? ये तो चुनाव है। दूसरा अज्ञानता है, जहाँ वैकेंसी आपको पता ही नहीं है तो इसका इलाज क्या हो सकता है? कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, उनको पता नहीं लगता वैकेंसी निकल जाती है, फिर उनका दोस्त बताता है कि अरे वो तो तुमने फॉर्म नहीं भरा क्या? मैंने तो भरा उसके अंदर। अरे यार बता देता मुझे भी। वो कह रहा है कि मैं तो सोच रहा था तेरे को पता होगा। तब इसमें दोष इकोनॉमी का है क्या? रोजगार तो उपलब्ध है ना, आपको नहीं पता तो क्या करें? ये ऐसे हो जाता है। कई लोगों की इच्छा हो जाती है कि मैं इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे मतलब नए अच्छे जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, तो वो पीछे का जॉब छोड़ देता है। वो जो दिल्ली पुलिस के एक बच्चे की बात मैंने करी थी आपसे, जिनका बेटा वो कर रहा है इंग्लिश मीडियम का, वो जॉब में था, IITN है वो। अब उसने जॉब छोड़ के वो घर बैठा हुआ आराम से IAS की तैयारी कर रहा है, पूरा इतनी पढ़ाई करता है मैं पूछो जितने। तो वो मुझे पता लगता है उसकी पढ़ाई का, क्योंकि उसके मैसेज आते रहते हैं, सर ये क्या वो क्या, मतलब वो लगा ही रहता है उस चीज़ के अंदर। तो उसको पता है कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, अच्छी खासी सैलरी मिली छोड़ दिया, तो उसके तो अब हम कहेंगे कि बेरोजगारी है ये कैसे कह सकते हो आप? वो तो अपनी इच्छा से, इसलिए इसको चुनौतीपूर्ण नहीं माना गया, मैं ऊपर लिखा चुका हूँ। उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी नहीं होना, करंट जॉब को छोड़कर नए नौकरी की तलाश करना, रिस्किलिंग के लिए कहीं जाना, और ये चलता ही रहता है। इसमें रामलाल की जगह श्यामलाल आ जाता है और श्यामलाल चला जाता है तो घनश्याम आ जाता है। देखो कोई ना कोई आपको इकोनॉमी में ऐसा लगेगा लगेगा जो जिसको नॉलेज नहीं है नौकरी का, कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। आप नहीं तो कोई और, पहले आपको नहीं पता था, आपको पता लगा आप निकल गए, तो आपकी तरह कोई और आदमी है जिसको नहीं पता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति नहीं केंद्र के अंदर है, लोग कोई ना कोई ऐसे होते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो नौकरी छोड़ रहा होगा। तो ये जो कांस्टेंट इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन बनी रहती है, इसलिए कहा कि हर समय प्रत्येक राष्ट्र में ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब लैंग्वेज बेरोजगारी है, मतलब वैसे ये बेरोजगारी है नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से चल रहे हैं कि इसमें टेम्पररी लोग आउट हैं, लेकिन टेम्पररी होते हुए भी कांस्टेंट है। कैसे? इसमें लोग बदल गए लेकिन कुछ लोग आ गए, फिर वो भी नौकरी में चले गए तो फिर कुछ लोग ऐसे हो गए। तो ये एक फ्लो लगातार रहता है जिसमें आदमी व्यक्तिगत आदमी के लिए समस्या नहीं बनता और नहीं वो इकोनॉमी के लिए समस्या बनता। टेम्पररी टाइम के लिए एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, फिर वो वापस रिस्क के चला गया, तो फिर कोई दूसरा आदमी रिस्क का प्रयास कर रहा है। ऐसे कोई ना कोई हर समय, इस समय भी चले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे गुजर रहे होंगे और इसकी कोई खास महसूस नहीं कर रहे होंगे। इस बात को महसूस क्या करना जब वो खुद ही फैसला कर रहे हैं इस तरह का। अच्छा, जिसको वैकेंसी का नहीं पता दोष क्या लगाएगा? किस पे लगाएगा? खुद पे लगाए, सिस्टम की तो कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, राइट? तो ये मेंस के लिए वैल्यू नहीं रखता, लेकिन CDS वगैरह में ये आया हुआ है कभी। तो UPSC क्या पता कहीं PT में आपको पूछ ले। तो हम तो दोनों हिसाब से चल रहे हैं ना, मेंस और PT दोनों हिसाब से चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो 4 बेरोजगारी के टाइप्स हो गए। अब 5वां लिखिए, टिप्स। ये बेरोजगारी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही पढ़ेंगे अल्प रोजगार। अंडर एम्प्लॉयमेंट वह स्थिति जिसमें लोगों को या तो योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, या पर्याप्त समय के लिए रोजगार नहीं मिलता है। पैराग्राफ बदले के साथ समझाएंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अल्प रोजगार से रोजगार की गुणवत्ता, इसको अंडरलाइन कर लें, रोजगार की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है, और ऐसा हो सकता है कि आगे लिखें, और ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश में ये वर्ड लिखें, वर्किंग पुअर्स। ऐसा हो सकता है कि वर्किंग पुअर्स की बड़ा की लगाना है, वर्किंग पुअर्स की विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाए, पूर्ण विराम लगा दें। अल्प रोजगार में मतलब दो में से कोई एक हो रहा हो तो आप अल्प रोजगार बोल दें, दोनों हो रहे हैं तो भी है और एक भी हो रहा हो तो भी अल्प रोजगार माना जाएगा। योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता हो, रोजगार नहीं मिलता हो। जैसे मान लो किसी ने PhD कर रखा है लेकिन PhD के अनुरूप वो जॉब नहीं है उसका, या फिर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं वो। एक बार एक वैकेंसी 4th क्लास की निकली थी, उसमें कई सारे PhD होल्डर चले गए, PhD कर रखा फिर भी आवेदन कर दिया उन्होंने। मीडिया वालों को बात पता लग गई कि PhD वाले भी आए हुए हैं इसमें इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको बड़ा अजीब लगा। वो कौन सी बोले आपने PhD किया हुआ तो आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? एक लाइन भी नहीं बोल रहे उत्तर में, उससे भी आधी लाइन बोल के कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं इस बात से, आखिरकार ये सरकारी जॉब है।
ये बात कह के पूर्ण विराम लगा दिया हमने, अल्प विराम भी नहीं लगाया, पूर्ण विराम लगा दिया। सरकारी जॉब है आखिरकार, मीडिया वाले भी कुछ नहीं बोल पाए उसके आगे, भाई ये तो बात ही नहीं करना चाह रहे। और हम तो इनकी व्यथा जानना चाह रहे हैं कि भारत में इस तरह का क्यों हो रहा है। ये पीएचडी वालों को ये नौबत आ गई कि वो 4th क्लास के लिए जा रहे हैं लेकिन आगे बोल ही नहीं रहे, और ये कह रहे हैं कि हम तो संतुष्ट हैं, आखिरकार ये सरकारी नौकरी है। लेकिन अर्थशास्त्री इस बात से राजी नहीं होगा, वो तो ये कहेगा कि अल्प रोजगार है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी की बात है दोस्तों। फिर से आप खुश कब होते हो? जब आपको आपकी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप पीटी में फेल होते हो तो खुश हुआ करो, और पास होते हो तो भी खुश हुआ करो। अच्छा हुआ, होना चाहिए था मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं करी इसके अकॉर्डिंग। अकेले मेरे साथ तो भेदभाव हुआ नहीं, कुछ गलती मेरे में रही, सिंपल सी बात है। जो ब्लेम अपने ऊपर लेता है वही आगे जाता है, दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता है, तो ये कोचिंग में ऐसा हो गया वैसा हो गया जो भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, क्योंकि एग्जाम में आप बैठे, आपकी जवाबदेही बनती है। फेयरनेस है, मतलब इफ थ्रू द कॉम्पिटिशन इफ यू आर गेटिंग फेल्योर नॉट बाय प्लानिंग और बाय डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी ने आपके साथ भेदभाव किया, ऐसा नहीं हुआ। कॉम्पिटिशन से बाहर हुए हो ना आप, कॉम्पिटिशन को फेयरनेस कहते हैं, प्रतियोगिता है, उचितता है उसके अंदर। तो बात ये कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप डिजर्व ज़्यादा करते हो, आपको ऐसा लगता है, और आपको उससे कम उस तरह का काम मिला हुआ है। अब कई लोग बाहर रहते हैं, एसपी ऑफिस के आगे बैठे हुए हैं, बाद में वाइस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। उस समय जब उनकी कैपेसिटी होती है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयड सा फील करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर वो खुश हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। वैसे तो तरीका यही है कि हम फॉर्मल क्वालिफिकेशन देखते हैं, अंदर से हमें मालूम नहीं चलता किसी के बारे में कि उसकी क्या क्षमता है, लेकिन जो भी उसने ऊपरी तौर पर जो शिक्षा प्राप्त कर रखी है, जो डिग्री प्राप्त कर रखी है, जो डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, कोई ट्रेनिंग ले रखी है, उसके अनुसार वो जॉब में है या नहीं है। नहीं है तो हम कहेंगे कि वो अल्प रोजगार वाली समस्या है हमारे देश में। दूसरा पक्ष ये है कि योग्यता का मुद्दा नहीं है, अगर तो समय का मुद्दा है। एक व्यक्ति 10 घंटे काम करना चाहता है, 12 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन उसको 5 घंटे का काम मिलता है, कम मिलता है, मतलब कुल मिलाकर कि जितने की उसकी मन में है कि मेरे को 5 घंटे काम करना, उससे कम मिल रहा है, तो आप कहोगे कि वह अल्प रोजगार से पीड़ित है। जैसे कोई टीचर है, मान लो वो पढ़ाना चाहता है 6 घंटे एक दिन में, उसको क्लास मिल रही 2 घंटे की सपोज, और उसकी पेमेंट वो घंटों के हिसाब से है, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को अंडर एम्प्लॉयड महसूस करेगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है 6 घंटे पढ़ाने की। एक रिक्शा वाला है, 10 घंटे रिक्शा चला सकता है, लेकिन 5 घंटे चला पा रहा है, उसको इतनी सवारियाँ मिल रही है, वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। किसान हमारे रबी खरीफ के सीजन के हिसाब से भी इस बात को समझ सकते हो, वो तो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन बात ये है कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंस है, ट्यूबवेल वगैरह, नहर कुछ ऐसा नहीं है। रबी के सीजन में वो खाली बैठा हुआ है, खरीफ के सीजन में काम कर रहा है, तो वहाँ भी रोजगार आ जाएगा। इसलिए मनरेगा का जो स्कीम होती है उसको हम जानबूझ के रबी सीजन में चलाते हैं, ताकि कृषि उत्पादकता पर भी गलत असर ना पड़े। खरीफ में स्कीम चलाओगे तो वो खेत छोड़ के चले जाएंगे, और खरीफ में तो हमारा उत्पादन होता ही है। अच्छा, हम 364 दिन रोजगार दे नहीं रहे, उसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, वो भी परिवार के लिए है, एक आदमी की नहीं है, मतलब एक फैमिली की है। अब एक फैमिली में अगर 2 लोग काम करते हैं तो 100 दिन डिवाइड हो जाएंगे 50-50 दिन के हिसाब से, तो आप एक साल को कैसे कवर करोगे? ये समस्या तो है ही। तो अल्प रोजगार भारत में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। लोगों को योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, कई सारे लोगों को, और समय के अनुसार भी उनको जितना काम मिलना चाहिए उतना। अब क्या हो रहा है कि दोस्तों, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा या पर्याप्त समय का नहीं मिल रहा, तो आप काम तो कर रहे हो, तो आपके आगे विशेषण क्या लग रहा है? वर्किंग। लेकिन चूंकि आपको पूरा काम नहीं मिल रहा है, तो गरीबी के मानक क्या होते हैं? मतलब जो मैंने आपको बताया, मॉनेटरी अप्रोच, नॉन मॉनेटरी अप्रोच। आप मॉनेटरी देख लो, चलो 1816 ये बताया था 11-12 के अनुसार। अब ये आदमी अपने, इसके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के हिसाब से महीने का खर्चा कितना होना चाहिए, उसमें नीचे आ गया। और रोजगार में ये आ रहा है कि रोजगार है, इसका सर्वे होता है ना रोजगार के, उसमें से पूछा, अलग अलग मेथड होते हैं, तो उसमें इसने बताया कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिली हुई है, या मैं कहीं काम करने जाता हूँ, तो ये रोजगार में काउंट हो जाएगा। रोजगार में काउंट हो जाएगा, वर्किंग हो गया। लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है? पुअर्स। पुअर्स क्यों हो गया? क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया। अब आप एक चीज बताओ, रोजगार का मतलब क्या होता है? जो रोजगार आपको बेसिक नीड्स नहीं दे पा रहा है, उसकी गुणवत्ता को हम कैसे सही मान सकते हैं? इसलिए मैंने लिखा है ना आपको कि रोजगार की गुणवत्ता, ये लिखा हुआ है। रोजगार की गुणवत्ता भी तो देखनी पड़ेगी कि रोजगार ही देखोगे केवल? देखो, रोजगार की जो गुणवत्ता होती है ये कई चीजों से देखी जाती है, जिसमें सबसे टॉप चीज क्या होती है? इनकम क्या है आपकी? कोई भी व्यक्ति रोजगार में क्यों जाना चाहता है? बताइए, इनकम के लिए ना। सबसे पहला मानक क्या होगा कि अब एक कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई एमपी है, तो हम देखेंगे ना कि वो लेवल ऑफ इनकम कितना कमा रहे हैं। ऐसे भी आईएएस में सैलरी अच्छी मिलती है, प्रोफेसर है सैलरी अच्छी मिलती है, ये भी तो है। हालांकि वो पॉलिटिकल चीजें जो प्रेसिडेंट वगैरह की जो भी पद है, यहाँ पर जैसे आय आप देखोगे, पहली चीज होगी कि आय का स्तर क्या है, फिर सुरक्षा कितनी है, मतलब जॉब सिक्योर है कि नहीं है। सुरक्षा का मतलब यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी से, फिर सेफ्टी है या नहीं। सेफ्टी का मतलब मैं अपने शरीर की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। जो लोग फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, उनको सेफ्टी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई जल जाते हैं, मतलब कई बार आग बुझाने के चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, कई सारे जॉब ऐसे जो सिक्योर नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि कौन सा रोजगार सही माना जाएगा जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, प्लस आपको सेफ्टी भी है, प्लस डिग्निटी भी है। डिग्निटी किसको कहते हैं? सम्मान। अलग अलग तरह के जॉब होते हैं जहाँ कई जगह सम्मान में कमी आ जाती है। जॉब तो होता है, लेकिन जैसे स्वीपर है, मेला धोने वाले लोग हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, तो समाज में इनको कहाँ डिग्निटी मिल पाती है? डिग्निफाइड जॉब नहीं है, तो डिग्निटी भी देखी जाती है। फिर हॉलीडेज वगैरह है कि नहीं, छुट्टी भी मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी देखे देखे जाएंगे ना। और सोशल सिक्योरिटी है या नहीं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब पेंशन वगैरह, कुछ भी जॉब छूट जाता है तो क्या? सामाजिक सुरक्षा, मतलब समाज की ओर से आपको कोई सुरक्षा मिल रही है। अंग भंग हो गया, अचानक डेथ हो गई, तो परिवार के बाकी लोगों को कोई मतलब फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब किसमें आते हैं? हाँ, ओल्ड एज हो गई तो आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब किसमें आते हैं? सोशल सिक्योरिटी के। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय ये है कि समाज आपको सुरक्षा दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है। मतलब सुरक्षा इस सेंस में कि वृद्धावस्था आ गई, या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, विकलांगता वगैरह आ गई, कोई अकस्मात कुछ हो गया, इस तरह की चीजें
जहां पर आपको उन चीजों का फायदा उठाने के लिए शुल्क नहीं देना है, समाज आपको सुरक्षित कर रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं? सोशल सिक्योरिटी। और ये ध्यान रखना, ये लिखा तो इसको सुन के इधर से सुन के इधर मत निकाल देना, क्योंकि फिर कभी सवाल आ जाएगा ये भी मेंस के अंदर। फिर आपको कौन बताने आएगा कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या देखा जाता है? किताब थोड़ी इतना लिख रही है, वो तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर के आधार पे ये बातें सामने आ रही है, जो बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन इनके लिए बहुत आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। इतना फास्ट कैसे लिख पाओगे कि इसमें क्या क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इनकम ही नहीं मिल रही है, जो सबसे टॉप पे जो आ रहा है वही हल्का पड़ रहा है, क्योंकि वर्किंग पुअर आदमी कब बनेगा? जब इनकम कम आएगी। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई। 4 तो बेरोजगारियां हैं, और तथाकथित रोजगार भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके लिए हमने अल्प रोजगार को उठाया। रोजगार की समझ, रोजगार के अंदर की जो कमी है वही अल्प रोजगार दिखा रहा है। तो रोजगार पीछे लिखा हुआ है, अल्प आगे लिखा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी कि कोई काम कर रहा था, आपने मान लिया कि भाई हमारी बेरोजगारी का मुद्दा खत्म है और हमें कुछ नहीं सोचना। नहीं, अल्प रोजगार पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करवाया मैंने बेरोजगारी के टाइप्स वगैरह को लेकर। अब अगला हेडिंग में चलिए आप, नेक्स्ट। हाँ जी। इंटरेस्ट कम होगा? इंटरेस्ट किसका? किसी आदमी का मन में नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं आता। अगला हेडिंग लगाइए, इज इंडिया हैविंग जॉबलेस ग्रोथ? किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने में कम इंटरेस्ट आ रहा है, ये सवाल था ना आपका, अपनी उसके साथ कर रहा है, तो ये टॉपिक्स इसमें नहीं पढ़े जाते हैं कि आप अपने मनोयोग से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इनका जो सवाल है वो ये कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कम इंटरेस्ट के साथ काम करता है, तो वो भी इसमें कवर्ड है क्या? मतलब ये प्रश्न था ना आपका कि हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हमें, और इस तरह से। अच्छा, आप ये कह रहे हो मतलब कोई भी काम एक व्यक्ति की रुचि नहीं है लेकिन उसको करना पड़ रहा है, ये कह रहे हो आप? नहीं, वो रुचियाँ इसमें नहीं डिस्कस की जाती। इसमें दो ही मानने के, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन। अब आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर करी तो कोई सोच के करी होगी, भाई आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो वैसी क्वालिफिकेशन डेवलप करी आपने। तो इस तरह से नहीं चला जाता है कि उसने क्वालिफिकेशन भी मजबूरी में कर ली, फिर काम भी मजबूरी में कर लिया। मतलब स्वतंत्र इकोनॉमी के सेंस में पढ़ते हैं, जितनी पढ़ाई होती है ना वो फ्री डिसीजन पर आधारित होती है। इससे मजबूरियाँ करके कोई लोग काम कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ इसके अंदर डिस्कस नहीं की जाती है कि मजबूरी वश करे। वो कानून और दूसरे टाइप की बातें हैं, वो यहाँ पे इकोनॉमिक आयाम नहीं है उसके अंदर, है ना ये चीज़ें। इज इंडिया हैविंग जॉबलेस ग्रोथ? क्या भारत में रोजगार विहीन समृद्धि है? लिखिए, देखिए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन लेकिन इसके बावजूद भारत में, ये वर्ड लिखो आप, जॉबलेस ग्रोथ की विरोधाभासी स्थिति विरोधाभासी स्थिति देखने को मिलती है। भारत में श्रम बल में बढ़ोतरी के अनुसार श्रम बल में बढ़ोतरी के अनुसार रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। यह बेरोजगारी शिक्षित और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों में अधिक देखने को मिल रही है। अधिक देखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। यह बेरोजगारी
शिक्षित और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों में अधिक देखने को मिल रही है। तो जैसे रिसर्च आ रही है कि जैसे आपकी शिक्षा और तकनीकी योग्यता जितनी कम है उतनी आपको बेरोजगारी कम है उसमें, और जैसे जैसे आप ज़्यादा योग्यता और शिक्षा में जाओगे वैसे वैसे बेरोजगारी का प्रपोर्शन बढ़ रहा है। तो हम इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि आपने योग्यता लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिला। इस बात को इस तरह से ले रहे हैं हम यहाँ पर। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए, भारत में रोजगार की लोच, इंग्लिश में लिख दीजिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, फर्स्ट लिखिए, भारत में रोजगार की लोच, इंग्लिश में लिख दीजिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, भारत में रोजगार की लोच 0.01 के लगभग शून्य स्तर पर आ गई है। इसके नीचे आप ब्रैकेट का निशान बना के परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट और परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। परसेंटेज चेंज इन जीडीपी को हम ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं, जैसे नीचे लिखा ना या ग्रोथ रेट, राइट। जो हम कहते हैं ना, मतलब कोई भी गुण होता है तो वो पदार्थ होता है तभी उस पर गुण रह सकता है ना। जैसे हम कहते हैं कि नीला, मतलब ब्लू बोल रहे हैं किसी को, तो कैसे कह रहे हो, नीला तो एक कलर है, तो किसी पदार्थ की बात कर रहे हो ना। पदार्थ, किसी ने कहा ये नीला है तो पूछा किसी ने क्या चीज़ नीली है, मुझे नहीं समझ आ रहा, सामने वाले ने पूछा। या किसी ने कहा कि ग्रीन है, तो सामने वाला बोला कि क्या चीज़ ग्रीन है, तो बोले कि ये बोर्ड ग्रीन है। तो ये बोर्ड जो है उसका कलर ही तो है, ये तो बोर्ड एक अलग सत्ता है, फिर कलर एक सत्ता है, मतलब जो बोर्ड के साथ मिक्स हो रखी है। अधिष्ठान है, मतलब ग्रीन कलर का अधिष्ठान, यहाँ पर अधिष्ठान का मतलब जिस पर किसी कोई चीज़ ठहर सकती है। ये कलर किस पे ठहरा हुआ है, बोर्ड पे। आप लंबे हो, मोटे हो, जैसे भी हो, लेकिन ये गुण है, मतलब। और एक आप भी हो, समझ रहे इसे? हाँ, समझना पड़ेगा। और वो इस तरह से मिक्स रहते हैं कि आप उनको अलग नहीं समझ पाते हो कई बार विचार में। मतलब जैसे आप तो एप्पल, एप्पल इस रंग की होती है, ऐसा सुगंध आती है उसकी, तो वो गुण है एप्पल के। एक एप्पल की अपनी एक सत्ता जो आपको नहीं दिख रही, वो गुण उसके ऊपर ठहरे हुए हैं, गुणों की आड़ में वो एप्पल गया हुआ है। ये दुनिया को समझने के लिए दर्शन शास्त्र की बातें करते हैं कि क्या गुण है और क्या पदार्थ है। पदार्थ के प्रकाश में गुणों की सत्ता है। खैर, इससे पहले कि मुद्दा आपके लिए और जटिल हो जाए, मैं इस बात को यूँ समझा दूं कि रोजगार एक गुण जैसा है, अधिष्ठान उसका क्या है, उत्पादन। उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार की वजह बता दो आप मुझे क्लास में, इकोनॉमिक वजह बता दो। मतलब राजनीतिक वजह हो सकती है, सामाजिक वजह हो सकती है, पारिवारिक वजह हो सकती है। पारिवारिक वजह में क्या होता है कि 4 भाई और एक भाई सही नहीं है और वो काम बिगाड़ता है, तो भी उसको दुकान पर बिठाते हैं कि नहीं ये बड़ा हो गया, इसको शो पे बिठाओ ताकि इसका सगाई संबंध आगे हो जाए। काम बिगाड़ रहा है वो, पता है उन घर वालों को। ये भी दोस्तों की मंडली बुलाएगा यहाँ पे और 10 रुपये कमाएगा नहीं, 100 रुपये के खर्चे कर देगा बैठा बैठा वहाँ पे, तो प्लस देख तो निभा रहे हैं ना उसको, मतलब एक तरह से वही बात हो जाती है। इकोनॉमिक्स इसको सही नहीं मानता, ये इकोनॉमिक आर्गुमेंट नहीं है, ये सोशल आर्गुमेंट है। आप मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से रोजगार की जरूरत कहाँ होगी, जब आपको उत्पादन करना होगा। उत्पादन नहीं करना, रोजगार नहीं देना। हाँ या ना बोलिए, कि आप हाँ ना कम बोल रहे हो, मेरी तो देख जा रहे हैं, विचार कर रहे हो यार, इतना जल्दी तो नहीं मानेंगे ये बात। ये उत्पादन है, यहाँ रोजगार है। उत्पादन हटाओगे रोजगार वजह खत्म कर देगा आपने, फिर उसकी जरूरत नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, ये हम नेगेटिव समझ रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं, रोजगार नहीं, ये बात अलग साइड में डाल दो। इसी से दूसरी वजह, दूसरा सेंटेंस निकलता है, उत्पादन है रोजगार।
राइट, उत्पादन है रोजगार है, इस तरह से। इसलिए ये सूत्र बना हुआ है। अच्छा, उत्पादन कॉजल फैक्टर है, मतलब रोजगार का कॉजल फैक्टर है, और इफेक्ट क्या है रोजगार। तो आप हमेशा जो इलास्टिसिटी का सूत्र बनाते हो, तो जो कॉज होता है उसको नीचे रखते हो। जैसे जीडीपी वजह है, कॉज है रोजगार का, तो जो रोजगार का आधार है या कारण है या कॉज है, वो कितना बदल रहा है उसको नीचे रखोगे। इसका जो परिणाम है रोजगार, उसको ऊपर रखोगे। तो परिणाम कितना परसेंट चेंज हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में, माना कि आपकी ग्रोथ 10% है, ठीक है, पहले जितना भी रोजगार था उसमें 5% का चेंज आता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी। रोजगार की लोच बता रहा हूँ आपको, ये पहला केस है। दूसरे केस में 10% और 10% है, तो ये एक आ गया। तीसरा केस है कि मान लो 12% और 10%। ये सब बातें हमारी पब्लिक फाइनेंस में कर चुका हूँ, मैं लोचे पढ़ा चुका हूँ आपको, कीमत लोच और ये सब 1.2 ऐसे करके हैं। अब दोस्तों आप इस चीज से ये समझो कि 1 को एक मानक जैसा समझ लो, 1 से कम है तो आप कहोगे कि ज्यादा रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, ग्रोथ जितनी आ रही है उससे कम रोजगार पैदा हो रहे हैं। एक है तो ठीक ठाक है, जितनी ग्रोथ है उसके अनुसार रोजगार भी है, और ज्यादा आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि 10% ग्रोथ है लेकिन 1 पॉइंट मतलब 12% आपको नौकरी बढ़ रही है। अब आप ये सोचो दोस्तों कि ये वैल्यू आ रही है इंडिया के अंदर, 1 भी नहीं है, 0.01, यानी 100% ग्रोथ है तो नौकरी 1% है, ऐसा हो गया। तो कुल मिला के इसको जॉबलेस ग्रोथ नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मतलब रोजगार कम नहीं हो रहे, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ऊपर लिखा चुका आपको। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये मत समझो कि रोजगार कम हो रहे हैं या रोजगार है ही नहीं, ये भाव नहीं है यहाँ पर। जितना श्रम बल बढ़ रहा है उसके हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो अगर रोजगार कम होते या नहीं होते तो यहाँ पे वैल्यू 0 आती है, नेगेटिव आती है, वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है ना, मतलब लेकिन बहुत कम आ रही है। और जब तक ये तो केवल रोजगार को दिखा रहा है, अब जिसको रोजगार चाहिए उसको भी देखना पड़ेगा, वो किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो कुछ एक लोग सेट होंगे, बाकी सब बेरोजगार हो जाएंगे, और पहले के बेरोजगार आपकी चली रहे। तो वो ग्रोथ ही क्या हुई, जो बेरोजगारों की संख्या कम ना करे। रोजगार हो रहे हैं लेकिन संख्या भी साथ में बढ़ रही है, तो इस ग्रोथ का मतलब ही क्या है, मतलब बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही हो अच्छी ग्रोथ होते हुए। और ये संख्या कब बढ़ सकती है, जब रोजगार बिल्कुल नहीं हो तब भी बढ़ सकती है, और रोजगार हो लेकिन मांगने वाले और ज्यादा आ जाए तो भी बेरोजगारों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात है कि ग्रोथ और रोजगार का गहरा संबंध है, इसलिए सूत्र बना। रोजगार की लोच हमेशा ऐसे निकाली जाती है, नीचे ग्रोथ यानी कि जीडीपी में चेंज देखोगे, और उसके परिणाम स्वरूप इंप्लॉयमेंट में और कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकता। कौन लेके आता है, उत्पादन। और देखो उत्पादन नहीं तो रोजगार नहीं, ये तो होना ही होना है। दूसरी बात समझो, उत्पादन है लेकिन रोजगार नहीं भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा जैसे मेहनत नहीं करेगा तो यूपीएससी में नहीं होगा उसका, मेहनत करनी करनी। मेहनत और यूपीएससी में कामयाबी का सीधा संबंध है। मेहनत है तो यूपीएससी में कामयाबी मिलने की संभावना है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत करो फिर भी आपको कामयाबी ना मिले, लेकिन इससे आप ये तो नहीं कर सकते कि बिना मेहनत के भी यूपीएससी हो सकता है। तो इसी तरह से रोजगार के लिए उत्पादन जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि उत्पादन हो लेकिन रोजगार नहीं हो। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि रोजगार तो है और उत्पादन नहीं है। देखो उत्पादन है और रोजगार नहीं की स्थिति को कैसे समझ सकते हो, ड्राइवरलेस कार, रोबोट्स का प्रयोग, खाली रोबोट अपॉइंट कर दो आप। चिली नाम का जो रेस्टोरेंट है, चिली, मैंने बहुत पहले हिंदी में पढ़ा था, आज से 4-5-6 साल पहले का आर्टिकल याद आ गया मुझे। वो चिली रेस्टोरेंट में एक कई रेस्टोरेंट उसने ऐसे बनाए कि रोबोट्स वेटर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब आदमी नहीं, रोबोट आता है आपके पास, वो ऑर्डर लेके जाता है, तो वेटर हटा दिए और रोबोट्स आ गए उसकी जगह पर। और ये आज के मैं 7-8 साल पहले का आर्टिकल बता रहा हूँ। अब तो चिली रेस्टोरेंट ने क्या कर दिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय उसकी इस बात पे पूरा संपादक आया था। तो अब यहाँ पर चिली रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिल रहे हैं और उसको ग्रोथ भी मिल रही है, लेकिन रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान जहाँ से मैं हूँ वहाँ टेक्सटाइल्स का बहुत काम है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ भी छोटे रोबोट्स काम करते हैं। जो धागा टूट गया तो वो रोबोट जाता है उस धागे को बांध देता है, तो आदमियों का काम खत्म हो गया। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, पहले तो लोग खुद डिजाइनर का कोर्स करते थे, मतलब ऐसे भी कोर्स होते हैं, टेक्सटाइल में डिजाइनिंग की कोर्स होती है, वहाँ पर एक स्कीम चलती है भीलवाड़ा के अंदर जिसमें कपड़ों की डिजाइनिंग का एक ट्रेनिंग होता है। कई लोग उसको करते हैं फिर उनको जॉब मिल जाता है। अब उनकी जरूरत क्या पड़ रही है डिजाइनर की, वो तो कंप्यूटर इतनी डिजाइन बना के आपको दे देता है। सॉफ्टवेयर आते हैं इतने कि वो सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देते हैं, तो आदमी को आप क्यों अपॉइंट करोगे। टैली वगैरह जैसे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप अपने केवल डेटा डालो वो सारे अकाउंट सेट करके दे देंगे आपको, तो आपको क्या जरूरत है फिर किसी को अपॉइंट करने की। तो इस तरह से ग्रोथ हो सकती है लेकिन जो नहीं भी हो सकते हैं। तो इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी में वो बात निचोड़ के आ जाती है, मतलब एक ही फैक्ट के अंदर आप बहुत कुछ कह सकते हो। इसलिए मैंने पहले पॉइंट पे ये लिखा कि रोजगार की लोच शून्य मत लिखना। शून्य शून्य के आगे क्या लिखोगे, लगभग शून्य थोड़ी है ये, और आपको शून्य बताना भी है, लैंग्वेज है ये, ताकि आप ये कह सको कि ऑलमोस्ट हम 0 पे आ गए, इसलिए ये भाषा है ऐसी। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, नाम लिखिए उसका सिस्टमेटिक कंट्री, सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक 2018 के अनुसार भारत में 2005 से 2012 की समयावधि में प्रत्येक वर्ष 2005 से 2012 की समयावधि में प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन का जॉब डेफिसिट देखने को मिलता है।
मतलब वो रिसर्च में ये बता रहे हैं कि हर साल 13 मिलियन जॉब की नीड है, और जॉब मिल रहा था 3 मिलियन को, तो रोजगार तो जनरेट हो रहे हैं मतलब, लेकिन 3 मिलियन प्रति साल के हिसाब से हो रहे हैं, और काम चाहिए 13 मिलियन को, तो हर साल 10 मिलियन की एक लैंग्वेज है, मतलब जॉब डेफिसिट एक भाषा है मतलब। ये उस तरह से नहीं समझना जैसे कि मैंने पब्लिक फाइनेंस में आपको बताया, लेकिन डेफिसिट का मतलब कमी है, कहने का मतलब रोजगार की कमी, उसी को आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, जॉब डेफिसिट। यानी जितने रोजगार चाहिए, कैसे निकलेगा डेफिसिट, रोजगार की आवश्यकता क्या और मिल कितने रहे, हो गया डेफिसिट। एक नॉलेज डेफिसिट भी होता है, ज्ञान की डेफिसिट, उसमें देखा जाता है ज्ञान है कितना और यूज कितना कर रहे हैं। अगर हम यूज कम कर रहे हैं जितना ज्ञान है, तो इसको हम कहते हैं नॉलेज डेफिसिट। जैसे भारत की खेती में देखने को मिलता है, जितनी टेक्नोलॉजी है यूनिवर्सिटीज में, लेबोरेटरी में, उतनी किसान यूज नहीं कर पाता है, उसके पास तो तकनीकी पहुंच नहीं पाती है। तो हमारे पास अवेलेबल ज्ञान का स्तर क्या और यूज का स्तर क्या, अगर यूज का स्तर नीचे हुआ उपलब्धि से, तो हम कहेंगे नॉलेज डेफिसिट। नॉलेज डेफिसिट का मतलब ये नहीं होता कि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान है लेकिन यूज नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉलेज डेफिसिट। जॉब डेफिसिट का मतलब ये है कि जॉब कितने चाहिए और मिल कितने रहे, इसकी जो गैप आएगी उसको हम क्या कहेंगे, जॉब डेफिसिट कहेंगे। 2 पॉइंट हो गए, आपको वहाँ पे बताना होता है कि आया हुआ ये सवाल आई थिंक कि भाई क्या इंडिया में ऐसा है, तो 2-4 तथ्य लिखने होते हैं बताने के लिए, इसलिए मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको, एक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के रूप में, एक वर्ल्ड बैंक का रिसर्च हो गया। तीसरा लिखिए, भारत में युवा उम्र के लोगों में, यंग एज के जो लोग हैं, युवा उम्र के लोगों में, पीछे लिखिए 15 से 29 वर्ष, युवा उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर लगभग 15% पाई गई है। युवा उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर लगभग 15% पाई गई है, लगभग 15% पाई गई है, जो कि सर्वाधिक है, कॉमा लगाकर लिखिए, अन्य समूहों की तुलना में, अलग अलग आयु समूह जो है अन्य समूहों की तुलना में। यंग एज में हमें ज़्यादा नीड फील होती है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है कि नहीं मिल रहा काम, तो इस वजह से इसको हाईलाइट किया हमने। हाईएस्ट है, मतलब बाकी की तुलना में ये हाईएस्ट है। 3 पॉइंट हो गए, 4 चौथा लिखिए, भारत में, भारत में स्वरोजगार, स्वरोजगार, इसके पीछे इंग्लिश में लिखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की भूमिका कुल रोजगार में 55% से भी अधिक है, 55% से भी अधिक है। पूर्ण विराम लगे। इसका उच्च स्तर इस बात को दिखाता है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। पूर्ण विराम लगाते हुए पैराग्राफ चेंज कर लें। ये ध्यान देने योग्य है कि रोजगार के अवसर भारत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। पूर्ण विराम लगाते हुए पैराग्राफ चेंज कर लें। ये ध्यान देने योग्य है कि भारत के स्वरोजगार का अधिकांश भाग, भारत के स्वरोजगार का अधिकांश भाग असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और छोटे स्तर का है। ये तो आपके इंटरेस्ट वाली बात है, वो यहाँ पे डाल सकते हो आप, जो लोग मजबूरी में काम करते हैं ना, वो इस साइड के अंदर। अल्प रोजगार में मजबूरियों को नहीं लेके आना है, ये आप गुणवत्ता में डाल सकते हो, स्वरोजगार की गुणवत्ता में कहीं डाल सकते हो। जो स्वरोजगार लोग करते हैं, कहीं ना कहीं मतलब वो कैपेसिटी के हिसाब से बोल सकते हो उसको, उनकी जो क्षमता है उससे नीचे कर रहे हैं, मतलब उस सेंस में अल्प रोजगार के अंदर कोई काम कर रहा है। असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और छोटे स्तर का है। ये जो आपके इंटरेस्ट वाली बात है, वो यहाँ पे डाल सकते हो आप, जो लोग मजबूरी में काम करते हैं ना, वो इस साइड के अंदर। अल्प रोजगार में मजबूरियों को नहीं लेके आना है, ये आप गुणवत्ता में डाल सकते हो, स्वरोजगार की गुणवत्ता में कहीं डाल सकते हो। जो स्वरोजगार लोग करते हैं,
कहीं ना कहीं मतलब वो कैपेसिटी के हिसाब से बोल सकते हो उसको, उनकी जो क्षमता है उसे नीचे कर रहे हैं, मतलब वो सेंस में अल्प रोजगार के अंदर चला जाएगा। और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई पॉइंट बनाना चाहो तो वहाँ बना सकते हो, लेकिन अल्प रोजगार में नहीं डालना इस चीज़ को, इंटरेस्ट वगैरह को। क्षमता मतलब योग्यता और समय, दो मानक होते हैं अल्प रोजगार के लिए, राइट। अब ये जो कई बच्चे सोचते हैं सर स्वरोजगार है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब देखो 55% की स्वरोजगार मजबूरी के रोजगार को दिखा रही है, मतलब जॉब नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे फिर, उसके भरोसे रहोगे नहीं। नमक आटे में कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए ना। तो मोदी जी ने एक बार कह दिया कि स्वरोजगार ही रोजगार है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज जॉब। वर्ल्ड बैंक ने उनकी आलोचना करी एक बार और कहा कि भाई जॉब, स्वरोजगार को जॉब थोड़ी कहते हैं। जैसे मैं अपना कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं कहूं कि मैं जॉब कर रहा हूं, इसका क्या मतलब, तो मतलब इसका मतलब हम सबको स्वरोजगारी बनाना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, हम मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में बात कही, और कई बार राय का पार्ट बना दिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो क्योंकि आप एक सेंटेंस को उठा के उसका छिद्रान्वेषण करते हो तो उसके आगे पीछे की बातें तो गायब हो जाती है। कोई व्यक्ति के संदर्भ में किसी बात को उठा रहा है ये भी मालूम नहीं चल पाता कई बार, लेकिन जो भी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम जॉब नहीं समझते हैं, हमारे अपने को जॉब नहीं कहते हैं। तो 55% टोटल एम्प्लॉयमेंट का 55 से भी ज़्यादा लोग खुद ही कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि भारत का जो स्वरोजगार है वो छोटे स्तर का है और असंगठित क्षेत्र से रिलेटेड है। तो अब किसी का जॉब लगा ही नहीं कहीं पर तो कुछ तो काम करेगा ना वो व्यक्ति। एक मेरे रिलेटिव है, मतलब सबकी स्थितियाँ अलग अलग हो जाती है कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती जो हम देहात में कहते हैं, कोई कहाँ चला जाता है, कोई क्या, सबका ये कंडीशन होते हैं। एक मेरे क्लोज रिलेटिव है कि उनको बेचारे बड़े परेशान हैं और उनका कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी सेट नहीं हुआ उनका, जगह जगह उनको नुकसान यही आते रहे, सारा पैसा पूंजी बर्बाद हुई। अब कभी वो कहते हैं कि जॉब कर लूँ, कभी क्या, मतलब इस तरह से चल रहा है उनके साथ। अब जॉब मिल ही नहीं रहे उनको, जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो एज एक हो जाती है तो आपको कौन रखेगा, 50 साल की एज में कौन रखेगा, 49 ईयर्स की एज में आपको कौन रखेगा। ये तो यंग बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, या खासतौर से मैनुअल कोई काम हो तो। अब ले देखिए उनको जब जॉब नहीं मिल रही थी वही स्वरोजगार में अपनी ट्राई कर रहे हैं, किसी से उधार लेते हैं फिर नुकसान करते हैं, फिर खोलते हैं फिर नुकसान करते हैं, कभी फेरी लगाते हैं, कभी क्या करते हैं। आप उनसे जाके पूछो कि भाई साहब आप फेरी लगा रहे हो, आप खुश हो क्या इस चीज़ के अंदर, तो वो क्या खुशी महसूस करेंगे इसमें। तब हम ये कह रहे हैं कि ये भी एम्प्लॉयमेंट है, ये किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, और सारे लोग ऐसे करने लगे तो हम तो कहेंगे स्वरोजगार चल रहा है भारत में। अरे आप ये तो देख लो कि वो रोजगार जनरेट क्या कर रहा है, उसमें डिग्निटी है कि नहीं, या उसका चुनाव उसने अपनी इच्छा से किया। तो 25% ठीक है, 30% ठीक है, 55% आप जनरेट करें तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये पॉइंट से ज्यादा है मतलब। और ये इस बात को अपने आप इंडायरेक्टली दिखा रहा है, जैसे आप कहते हो ना निहितार्थ, स्वरोजगार की उच्च स्तर का निहितार्थ क्या है, निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिए पीटी में ही आपको, उसमें एक ऑप्शन दिया कि रोजगार के अवसरों का ठीक से सृजन नहीं होना, इसका एक निहितार्थ है। अब एक चीज बताओ, बिजनेस ही करना है सब लोगों को तो इतनी डिग्री लेने की जरूरत क्या पड़ रही है, फिर इतनी पढ़ाई करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, इसका मतलब बिजनेस में बाद में जा रहे हैं, अपने काम में बाद में जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं भारत में जो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं ये तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है हमारे लिए, कोई ये सोच के पढ़ाई नहीं कर रहा ज्यादातर। वो शिक्षक ग्रेजुएट भी इसलिए हो रहा है कि वो किसी एग्जाम में बैठ सके। और जो प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं उनका क्लियर पता है कि वो भी नौकरी के लिए जा रहे हैं, सीए बनने की बन रहे हैं, कोई क्या बन रहे हैं, कोई लॉ में जा रहे हैं। सीए वाले तो ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई हम किसी किसी कंपनी में लग जाएंगे, फिर नहीं लगते तो खुद की प्रैक्टिस करते हैं। लॉ वाले जो होते हैं वो संभवतः सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोच के जाते हैं कि भाई अपना लॉ फर्म खोलेंगे या अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा भी है। ज्यादातर जो हम यहाँ पे संगम, ये जो भी वजीराबाद संगम विहार इलाका, बाहर निकलोगे इतने ठेले रेडियां सारी चीजें दिखती है, धक्के खाते रहते हैं, एमसीडी वाले कभी उधर धक्का मारते हैं, कभी पुलिस वाले मारते हैं, पैसा भी लेते हैं, फिर इनको इधर उधर भी करते हैं। तो इनकी धूल डस्ट के अंदर खड़े हैं, तो ये क्या होता है। तो इस तरह की रोजगार को क्या हम मानेंगे कि ये जो क्रिएशन हो रहा है हमारे देश में, तो सकारात्मक बिंदुओं से भी नकारात्मक कंक्लूजन की तरफ जाना सीखो। अब ये लैंग्वेज में नकारात्मकता कहाँ आई, मैंने तो ये लिखा है कि 55% स्वरोजगार का उच्च स्तर, लेकिन इस उच्च स्तर की इंप्लीकेशन क्या है वो मैंने आपको वर्णन करी कि कहीं ना कहीं ये रोजगार विहीनता की स्थिति को का द्योतक है, प्रकट करता है इस स्थिति को। इस प्रकार से हम इसकी वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके देखिए इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति देखने को मिलती है। पूर्ण विराम लगाएं। अगला हेडिंग लगाएं, भारत में किस प्रकार रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन किया जा सकता है। आ भी चुका है, आगे आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के, मुद्दे तो ओके वही हैं, मुद्दे कोई नए कहाँ से आ जाएंगे, तो वहीं पे चलेगा जो चलेगा, उसके हर एंगल का मालूम हो तो आप कर लोगे। मतलब लिखिए, भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के सृजन के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार के 5 प्रकार के मोटे नीतिगत उपायों
मोटे का मतलब ब्रॉड होता है, मोटे रूप में कहते हैं ना, मोटे नीतिगत उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है। मोटे 5 प्रकार के मोटे नीतिगत उपायों, मोटे का मतलब ब्रॉड होता है, मोटे रूप में कहते हैं ना, मोटे नीतिगत उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है। अभी क्रक्स हो गया, मतलब क्रक्स चाहिए आप लोगों को, नहीं कि महाभारत 20 पेज का मटेरियल पढ़ने से फायदा क्या मिलने वाला है। ऐसे फर्स्ट लिखे, जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने वाली समष्टिगत आर्थिक समष्टिगत आर्थिक नीतियों को लागू करना। देखो भले भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब जीडीपी बढ़ने के बावजूद जॉब्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है, जैसे मेहनत करने के बावजूद यूपीएससी नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये सुझाव देने हो कि यूपीएससी कैसे हो, इसके 5 मोटे उपाय बताइए। तो उसमें एक तो आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, अधिक से अधिक मेहनत करना। इस उपाय को क्या आप खत्म कर सकते हो, वही बात है यहाँ पे, क्योंकि मैं इस बात को कह चुका हूँ कि रोजगार नाम का गुण किस पर अधिष्ठित रहता है, उत्पादन पर, और रोजगार राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय उत्पादन को आपको त्वरित गति से, एक होता है धीमी गति से, एक होता है त्वरित गति से। स्लो डाउन आपको पढ़ाया था मैंने, हाँ वो वाला नहीं, एक डायग्राम बनाया था जिसमें जीडीपी का कर्व यूं जाके ऐसे जा रहा था, ये वाली जो पार्ट होती है जीडीपी, ये त्वरित वाला पार्ट होता है। और समष्टिगत आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक, पूरे मैक्रो का मतलब पूरे देश से जुड़ी आर्थिक नीतियां ऐसी लेके आए जो क्या करे, जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए रोजगार के अधिक अवसर, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनके विकास के लिए, पहचान करके उनके विकास के लिए, जैसे लिखिए क्षेत्र विशिष्ट, पहचान करके उनके विकास के लिए वाले, सृजित करने वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनके विकास के लिए, पहचान करके उनके विकास के लिए, जैसे लिखिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को, क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को लागू करना। किसी को कैंसर हो जाता है तो बॉडी के किसी पार्ट में होता है, ब्लड तो अलग चीज होगी, बाकी तो किसी पार्ट में हुआ तो उसमें 2 तरह की इलाज होता है, 2 तरह का होता है। एक तो जिस जगह पे कैंसर है उस जगह पे फोकस करना, रेडिएशन करना, या जो भी उस जगह पे कैंसर है, ये तो क्षेत्र विशिष्ट हो गया, मतलब कि जहाँ पे कैंसर है वहीं पर विशिष्टता पूर्वक काम करना, स्पेसिफिक, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, राइट, दूसरी जगह पे नहीं होता। ये तो हो गया, इसके अंदर आ गया, इस वाली चीज के अंदर की हम ये कह रहे हैं कि कहाँ रोजगार ज्यादा पैदा हो सकते हैं वहाँ पे फोकस करें। दूसरा, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी भी होता है, जिसमें पूरी बॉडी के अंदर ही वो दवा जाती है। इससे होता है कि कहीं कोई कैंसर सेल टूट के कहीं चली ना गई हो तो दूसरे क्षेत्र में फैल गया हो, मान लो मेटास्टेटिक कहते हैं ना, ऐसा कुछ वैसा तो नहीं हो गया कहीं, या होने के चांस ना हो जाए, तो कीमो दिया जाता है जिसमें वो लिक्विड डाला जाता है बॉडी के अंदर, वो पूरी बॉडी में फैलता है। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट उपाय था वो पूरी बॉडी से रिलेटेड है, मतलब कि जीडीपी पूरे देश का है, तो एक उपाय तो पूरे देश के स्तर का करो। दूसरा फिर क्या करो, ये पहचान करो कि रोजगार वाले एरिया कौन कौन से, मतलब कल की क्लास या परसों जो भी थी उसमें आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग गरीबी के अंदर रखा है, आपने ध्यान दिया, गरीबी के अंदर एक उपाय हमने लिखा था कि रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन, उसमें 3 एक्टिविटीज आपको बताई थी, हाँ, विनिर्माण, निर्माण और श्रम ज्ञान से, पता लगा वो एरिया वहां से। अब विनिर्माण में भी कौन कौन से हैं, जैसे आपको नहीं पूछ रहा मैं, मतलब प्रश्न खड़ा करके खुद ही उत्तर दे रहा हूँ कि विनिर्माण में भी फिर आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो विनिर्माण में तो कार भी आती है, कार का भी निर्माण होता है, लेकिन कार से इतना इंप्लॉयमेंट थोड़ी मिलेगा, मतलब, और कार बहुत ज़्यादा मतलब इंजीनियर्स उनके लिए हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट उसमें वो नहीं है। तो आप कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और क्लोथ जिसको कहते हैं, टेक्सटाइल्स में अच्छा खासा इंप्लॉयमेंट मिलता है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट दे रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दूसरा स्थान टेक्सटाइल का, पहले टेक्सटाइल था, लेकिन मैंने रिपोर्ट पढ़ी उसमें ये आगे निकल गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पढ़ाऊंगा मैं क्लास में आपको, आपके सिलेबस में है, मैंने वो सिलेबस लिखा था उसमें डाला था। तो एक हो गया आपका टेक्सटाइल, एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विनिर्माण के अंदर बता रहा हूँ, इतना बढ़िया आंसर लिख सकते हो आप, और इस सवाल आए में फिर आएंगे बता रहा हूँ आपको। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरा जवाहरात, हीरा जवाहरात में बहुत मशीनों का, भारी मशीनों का रोल नहीं है, उसमें कारीगर होता है, जैसे डायमंड है तो डायमंड की जो वो होती है कारीगर काम करता है, ज्वेलरी में कारीगर काम, कोई बड़ी बड़ी चीजों में मशीनें काम करती है, जैसे सोने की चेन होती है वो लंबी चेन मशीनें बना देती है, फिर उसके टुकड़े कर देते हैं, कुछ बैंगल्स होते हैं जो मशीन बना देती है, लेकिन बहुत सारा काम खुद कारीगर करता है। जयपुर वगैरह में आप चले जाओ, बहुत ये जेम्स का बड़ा मार्केट है, वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह ये सब बनते हैं वहाँ पे। तो आप जेम्स एंड ज्वेलरी को प्रमोट करो, टेक्सटाइल को प्रमोट करो, और क्या बोला मैंने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, हाथ से जो बनाते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मशीन होगा ये जरूरी नहीं है, एक आदमी अगर अपने हाथ से दरी बनाता है, कपड़े बनाता है, कुछ भी हैंडलूम वगैरह, तो नाम ही हथकरघा बोल रहे हो ना, ये फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल से पक्का माल बनाते हो,
चाहे मशीन से बनाओ या फिर अपने हाथ से बनाओ, इससे नहीं फर्क पड़ता है। तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आ गया। लेदर एंड फुटवेयर, जो चमड़ा और जूते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब एक चीज बताओ, जो पॉलिसी जीडीपी बढ़ाती है वो पॉलिसीज पूरे देश पे सामान्य रूप से काम करती है। जैसे रेपो रेट को कम करना, जीडीपी बढ़ेगा उससे। लेकिन जो ये वाली इंडस्ट्रीज हैं, इनको इसकी जरूरत ही नहीं है। ये कहेंगे नहीं, हमारी समस्या दूसरी है, हमें टेक्नोलॉजी दो आप। इसलिए दोस्तों, क्षेत्र विशिष्ट नीतियों में क्या होता है कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज चाहिए वो लेके आते हो आप, और वो चीजें पूरे देश को नहीं चाहिए। तो आपको दो तरह के काम करने पड़ेंगे ना, मतलब कि एक देश के हिसाब से टोटल, एक क्षेत्र के हिसाब से। दो पॉइंट समझ आ गए आपको? ये तीसरा लिखिए। इनकी ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया, ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाने वाले, ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाने वाले लोगों के लिए लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार, लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार के कार्यक्रमों का संचालन करना, लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार के कार्यक्रमों का संचालन करना। देखो, विकास की समावेशिता या फिर विकास से कनेक्ट होने का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, जो एक ही शब्द में जिसको हम बोल सकते हैं, वो है पार्टिसिपेशन। क्या है? पार्टिसिपेशन, भागीदारी। जो जितनी भागीदारी करेगा, मेरी डॉक्टर ने एक दिन मेरे से पूछा कि पापा महिलाओं का विकास कम क्यों रहता है, वजह क्या है? अब उन्हें तो मेरी क्लास ली हुई है ना, मैंने आगे पीछे उसको बताया हुआ है। सडनली भोजन कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे, वो ये सवाल खड़ा कर दिया। मैंने कहा इसको कैसे बताऊं जल्दी में, या इस तरह से किसको सीधा बात अंदर चली जाए। तो मैंने कहा बेटा, डू यू नो पार्टिसिपेशन, व्हाट इज पार्टिसिपेशन, भागीदारी किसको कहते हैं? तो उसने कहा टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, सो यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट रीचिंग टू द लेवल ऑफ विमेन, यू आर आस्किंग लाइक दैट। मैंने कहा अलग अलग तरह की पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, तुमने आर्थिक विकास के लिए पूछा मेरे से, तो उसमें पार्टिसिपेशन की बात करेंगे हम, नहीं कि सोशल पार्टिसिपेशन की बात होगी, ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात होगी। हाँ पापा, ये एग्री विद दिस पॉइंट की इकोनॉमिक्स की बात होगी। मैंने कहा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या जरूरी होता है, कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं? मैंने कहा एक तरीका रोड होता है, अगर सड़क बनी हुई है तो आप जा सकते हो, सड़क नहीं है तो नहीं जा सकते, तो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा तो विकास आप तक नहीं पहुंचेगा। हाँ समझ आया मुझे। मैंने कहा रोड भी हो लेकिन आपकी हेल्थ सही नहीं हो तो पार्टिसिपेशन हो जाएगा, बोले कि नहीं होगा। मैंने कहा हेल्थ भी सही है, रोड भी सही है, बट सोशल कॉन्स्टेंट है, सामाजिक कोई बंधन है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, तो क्या पार्टिसिपेशन हो पाएगा? बोले कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा इफ यू आर मोर केपेबल, मोर एजुकेटेड, मोर ओपन, योर फैमिली इज मोर ओपन एंड रोड्स आर वेरी मच गुड, वेरी स्मूथ रोड्स, नो बम्पी रोड, देन व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, वेरी ग्रेट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, शी सेड। उसने बोला ऐसे समझा जाता है। आप क्या करते हो? कार्तिकेय बनते हो, मतलब गणेश बनने की जगह कार्तिकेय बनते हो। हमें बहुत आता है, हम साधन संपन्न है, मैं ये कर दूंगा, तो उसके अभिमान में क्या होता है कि मोर पे सवार होकर चक्कर काटना चालू कर देते हो। और गणेश जी के पास जो चूहा है वो चक्कर, क्योंकि उनके सामने ये प्रतियोगिता आ गई कि कौन ग्लो यूनिवर्स के चक्कर काट के पहले आता है। महादेव भगवान ने बोला, और कार्तिकेय तो बोले हम दोनों के बीच में तो मैं जीतूंगा, मेरे पास मोर है, मैं भाग के आ जाऊंगा जल्दी से, और ये तो चल ही नहीं पाएगा। इस समस्या को वो भी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो ट्रिक से ही सोल्व होगा। तो वो मुंह करके अपने माता पिता के चारों ओर कि आप ही ब्रह्मांड हो हमारे लिए, आप ही ब्रह्मांड। तो ये इस तरह से जीत गए प्रतियोगिता को। यही वो महादेव भगवान चाहते थे कि इस तरह से ये चातुर्य किसके अंदर है और किसका अभिमान कंट्रोल करना है। तो बड़ी बड़ी चीजें मैं ये पढ़ रहा हूँ से काम नहीं चलता है। आप बात को प्रश्न में समझें, वो बिना किताब पढ़े भी वो लड़की 2 मिनट में इस बात को समझ गई। तो दोस्तों, जो कुछ लोग होते हैं वो किसी कारण से टच नहीं आ पाते, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो खासतौर से ट्राइबल लोग जो किसी न किसी वजह से कट जाते हैं, शर्मीले भी होते हैं। एसटी की एक गुण क्या बताई गई कि वो शर्मीले होते हैं और मेन धारा से नहीं जुड़ पाते। ये जो हमारे बता रखा गवर्नमेंट ने कि किसी को एस्टिमेट डालेंगे, उसमें एक ये भी मानक होता है कि दे आर मतलब शाई नेचर के होते हैं, एंड वो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ना चाहते, वो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन होते हैं। जब वो जुड़ नहीं पाएंगे किसी भी वजह से, चाहे सड़क नहीं है या वो बहुत दूर रहते हैं, हिल टॉप पे रहते हैं या डेजर्ट में रहते हैं, तो वो तो आप इधर काम कर रहे हो, क्षेत्र विशिष्ट नीतियां जीडीपी की इधर बना रहे हो, उनके लिए क्या है? इसलिए मैंने ये लिखा है कि जो लोग ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते उनके लिए लक्ष्योन्मुखी लिखना इसलिए जरूरी है कि कोई इसका दूसरे लोग फायदा ना उठा ले। लक्ष्योन्मुखी का मतलब होता है जिनके लिए आप वो ला रहे हो स्कीम, वही उसका यूज करें। तो एक समस्या उनकी भी खत्म हो गई, रोजगार आय के साधन उनके लिए बना दिया आपने, ग्रोथ करके पूरे देश के लिए माहौल बना रहे हो, फिर क्षेत्र विशिष्ट नीतियां लाके वहां काम कर रहे हो, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम बना रहे हो। 3 उपाय हो गए ना। चौथा लिखिए, फोर्थ लिखिए, लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी कुशलता विकास पर ध्यान देना। उनकी कुशलता विकास पर ध्यान देना। अब दोनों पक्ष देखने पड़ेगा ना, सप्लाई साइड भी देखने पड़ेगा ना कि जो लेबर सप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। और इस प्रकार की समस्या भी खड़ी हो जाती है कि स्किल उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस हिसाब से इकोनॉमी में मूवमेंट हो रहा है वैसे स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और एक बड़ा कारक भी है हमारे देश में। अगर आपने अपने सुझावों के अंदर कुशलता विकास का पॉइंट छोड़ दिया और बाकी कई सारे पॉइंट लिख दिए, तो आप 50% वेटेज एक ही पॉइंट को मान सकते हो, यानी 50% गया आपका अगर आपने कुशलता विकास नहीं लिखा तो हमें प्रोफेशनल टाइप की शिक्षा एजुकेशन लोगों को देनी है ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, तो उससे फिर और ये समस्या खत्म होगी और जल्दी से उनकी जॉब लगेगी। 4 हो गए, 5वां लिखिए, भारत के श्रम कानूनों में
इस प्रकार से सुधार करना, भारत के श्रम कानूनों में इस प्रकार से सुधार करना कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम बहिष्करण के बजाय श्रम अवशोषण को बढ़ावा मिले। लेबर को बाहर करने की जगह लेबर एब्जॉर्ब हो। अवशोषण का मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब करने से है। तो श्रम कानून कहीं ना कहीं इतने जटिल हमारे भारत के, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, ये ध्यान, श्रम अवशोषण को बढ़ावा मिले। लेबर को बाहर करने की जगह लेबर एब्जॉर्ब हो। अवशोषण का मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब करने से है। तो श्रम कानून कहीं ना कहीं इतने जटिल हमारे भारत के, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, ये ध्यान देने योग्य है कि भारत के जटिल श्रम कानून उपलब्ध रोजगार का संरक्षण तो करते हैं। भारत के श्रम कानून उपलब्ध रोजगार का संरक्षण तो करते हैं, लेकिन नए रोजगार के सृजन में नए रोजगार के सृजन में के करते हैं। उपलब्ध रोजगार का संरक्षण तो करते हैं। भारत के श्रम कानून उपलब्ध रोजगार का संरक्षण तो करते हैं, लेकिन नए रोजगार के सृजन में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। एक जगह रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने, इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये आपके बहुत सारे इंग्लिश का रूपांतरण है इस क्लास के। तो दे डू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, दे डू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट बट दे डू नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। क्रिएट नहीं कर पाते ना वो। देखो कई बार लो में है ना, आप बैलेंस तोड़ देते हो, ऐसा हो जाता है। तो जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो वही डिप्रोटेक्ट हो जाता है बाद में। जो नया ग्रुप आता है उसको लोग जॉब देना पसंद नहीं करेंगे, जगह जगह उससे मतलब कमियां छुड़वा देंगे, उसका पीएफ नहीं काटेंगे, उसको प्रॉपर नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। तो आप इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो सामने वाले को, तो ये गलत हो गया ना। मतलब कि प्रोटेक्शन पे इतना ध्यान है कि क्रिएशन साइड में चला गया आपका। महिला संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमने कितने कानून बनाए, एंटी डोरी से लेकर घरेलू हिंसा से लेकर सब कुछ। क्या प्रोटेक्शन वास्तव में हो पाया उनसे? नहीं हो पाया। आज भी मैं इतने वायलेशन लिखता है उसके। भूमि सुधार पढ़ाऊंगा आपको, काश्तकारों के संरक्षण के इतने कानून बने कि वही डिप्रोटेक्ट हो गए जिसको आप प्रोटेक्ट कर देते हैं। वो कह रहे थे संरक्षण उसी के लिए लागू होगा ना जिसको हम औपचारिक रूप से काश्तकार बनाएंगे। उनका ठीक है, आप उसी को तो बोलोगे, तो हम किसी काश्तकार का नाम ही नहीं बताएंगे कि कौन हमारे यहाँ काम कर रहा है। कोई पटवारी, तहसीलदार, लेखपाल के रिकॉर्ड में काश्तकार का नाम ही नहीं होगा। केन राज नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा भारत की 80% काश्तकारी जो बटाईदार होते हैं उनका अस्तित्व नहीं है कानून की निगाहों में। काम तो फिर भी हो रहा है खेती में। अब कोई कहे कि किराएदारों के हितों का संरक्षण होगा भारत में, जो भी किराएदार होते हैं। मकान मालिक कह रहा है मैं रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाऊंगा, आपको रहना उतरो। जब आपके पास रेंट कोर्ट में जाओगे तो लिखित में तो कुछ चाहिए ना, मतलब लीगल एनफोर्समेंट में, सोशल एनफोर्समेंट में लिखित की आवश्यकता नहीं है। जो गाँव के मुद्दे होते हैं, शादी समाज के मैटर होते हैं, तो वहाँ कोई लिखित में कुछ नहीं चाहिए। बहुत कागज मांगते हैं क्या गाँव वाले कि इनकी शादी का प्रमाण पत्र लाओ जी, हुई कि नहीं हुई। अरे पूरे गाँव वाले जानते हैं कि बारात आई थी और ये सारा कुछ, और सबको पता है कि इनके कंवर साहब हैं, ये इनके ससुराल वाले हैं, ये फलाना। गाँव में आते जाते तो सब जानते हैं। भाई क्या बात होगी 5 साल बाद, क्या लड़ाई होगी तुम लोगों के बीच में कि इस तरह से बेटी को तंग करते हैं, और ऐसी बात है कि चलो समाज की बैठक बुलाते हैं, ये बात है। तो बैठक हो गई। गाँव में तो ये होता है कि चलो ये सच कह रहा है कि वो सच कह रहा है। वो कह रहे कुछ नहीं है, आप गंगा जली उठाओ और मंदिर के सामने जाके बोलो, ये भगवान के सामने गंगा जली उठा के बोलो कि आपने इस लड़की को कुछ बोला कि नहीं बोला। तो कह रहे जी गलती तो हो गई, ये गलती हो गई तो आते हाथ उसका इलाज वहीं पे हो रहा है पंचों के सामने। कोर्ट वगैरह कुछ काम नहीं करते, इसको हम कहते हैं सोशल एनफोर्समेंट, राइट। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। तो इतना सारा श्रम हमारे भारत में बिना लीगल डॉक्यूमेंटेशन के काम कर रहा है, तो क्या उनके अधिकारों को आप सुरक्षित कर पा रहे हो? उन्हीं का कर पा रहे हो जो मतलब तरीके से आए और नयों को तरीके से ले नहीं रहे। इसी चीज पर आधारित एक होता है श्रम बाजार का अनौपचारिकरण। ये हमारी कल का विषय वस्तु होगा, और भी 2-4 बातें होंगी, कल मिलते हैं। धन्यवाद। ये हम ऑफिस में